वो 1940 की गर्मियां थी और यूरोप में जो जंग पूर्वी यूरोप के हिस्सों में थी वो पश्चिमी हिस्से की तरफ आ गई थी। जंग की आग अब स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे इस इलाके में थी और फ्रांस उस दौर का वो देश था जो अपनी भव्यता के लिए, अपनी बौद्धिकता के लिए, अपनी नफासत के लिए जाना जाता था। और फ्रांस के अधिकांश लोग उस समय अपनी ही सरकार के इस निर्णय के खिलाफ खड़े थे कि जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया जाए। उन्हें डर था कि अगर जंग हुई तो जो फ्रांस की भव्यता है, पेरिस की शानदार इमारतें हैं, उजली सड़कें हैं, ये सब ध्वस्त हो जाएगा। खूबसूरत इमारतें खंडरों में बदल जाएंगी, सड़कें कीचड़ के नाले बन जाएंगी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब हिटलर की फौजें फ्रांस में घुसी तो लगभग बिना किसी प्रतिरोध के उन्होंने पूरे फ्रांस पर कब्जा किया। ये उस देश की हालत थी जिसमें कभी नेपोलियन जैसा सेनापति हुआ था। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। जर्मनी के आगे लगभग घुटने टेकने वाले फ्रांस को इस संघर्ष ना करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और अगर एक सच्चाई बयान की जाए तो उस दौर में 15 से 60 साल के बीच की शायद ही कोई फ्रांसीसी महिला हो जिसके साथ दुराचार ना हुआ। लोगों के कत्लेआम हुए, लूटे गए, उन्हें स्लेवरी लेबर बनाया गया, जो जर्मन लेबर कैंप थे उनमें भेजा गया। और जब फ्रांस ने प्रतिरोध दिखाया और मित्र राष्ट्र की सेनाएं इस जंग में जुड़ी और फ्रांस ने अपनी आज़ादी मांगी, फ्रांस पेरिस की खूबसूरत इमारतें खंडर बन गईं, फ्रांस की खूबसूरत सड़कें कीचड़ भरे नाले। इजराइल लगभग साल भर से जहाद के विरुद्ध जंग लड़ रहा है। 80 लाख के करीब यहूदियों की आबादी है वहाँ और वो कंधे से कंधा मिला इस जंग में लड़ रहे हैं और आतंक को जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब। यूक्रेन और रूस लगभग 2 साल से जंग के मैदान में है। यूक्रेन छोटा सा देश है लेकिन उसने अब तक अपना प्रतिरोध नहीं छोड़ा है। यूक्रेन के लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इजराइल के यूक्रेन के साथ यूरोप और अमेरिका खड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि मैदान में लड़ यूक्रेनी रहा है, मैदान में लड़ इजरायली रहा है। कोई लड़ने के लिए उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। जेलेंस्की एक अच्छा नेता है, बुरा है, अयोग्य है, योग्य है, ये सब बातें बात की हैं और इन पर सब पे बात होगी भी, यूक्रेनी भी करेगा, लेकिन तब करेगा जब ये जंग खत्म हो जाएगी। अगर वो अयोग्य भी है, खराब भी है, तो फिलहाल उसी के नेतृत्व में रूस से लड़ना है। जेलेंस्की दुश्मन नहीं है, दुश्मन रूस ही है और उसी जेलेंस्की के लिए लगभग हर यूक्रेनी आज अपनी जान दांव पर लगाए हुए है। चलिए, ये तो भाई संप्रभु देश है। अगर आज की बात की जाए तो पूरी दुनिया में बमुश्किल 10 से 12 लाख आबादी होगी यजीदियों की, और यजीदियों के पास अपना कोई मुल्क नहीं है। मजहब उन्हें शैतान का उपासक मानता है और पहले दिन से उनकी जो दुश्मनों की लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे यजीदी है। यजीदियों को समाप्त करना, वो अच्छा बुरा, लिबरल, कट्टरपंथी कोई मायने नहीं रखता। यजीदियों को ख़त्म करना मूल उद्देश्य की तरह है उनके लिए। और उनके चारों तरफ ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करते किसी कीमत पर। लेकिन यजीदी 1400 साल से लड़ रहे हैं, यानी कितने नरसंहार झेले हैं। अभी तत्काल में कुछ साल पहले यजीदियों के साथ ISIS ने क्या किया उसको हम सब ने देखा, और इससे पूर्व में भी। आधुनिक की इतिहास की मैं बात करूं या मध्यकालीन इतिहास की, यजीदियों पे एक के बाद एक नरसंहार हुए हैं, एक के बाद एक जंगें मुसल्लत हुई हैं। उसके बावजूद भी यजीदी अपना वजूद कायम किए, अपना वजूद उन्होंने गंवाया नहीं। ये जिंदा कौम की निशानी। दुनिया का एक 7वां सबसे बड़ा देश है जिसके पास आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 4थी सबसे ताकतवर सेना है और 100 करोड़ की आबादी वाली एक कौम है हिंदू या सनातन धर्मी। और ये कौम इस खौफ में जी रही है कि उसका वजूद खत्म हो जाएगा, जिहादी उसके वजूद को मिटा देंगे, उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी संपदा, अपना व्यापार, अपना धर्म, अपना रोजगार और तो और अपनी बेटी बचाने के लिए भी
कानूनी संरक्षण चाहिए। अब पूरी दुनिया का वर्तमान और इतिहास खंगाल लीजिए, कहीं भी आपको ऐसी कायरता का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे में मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, भगवान न करे अगर गाजा या यूक्रेन जैसी किसी जंग में हमें फंसना पड़ा, कितने दिनों तक हमें उस जंग को लड़ने का मादा होगा? ये सवाल उठता है। शायद महीने, 2 महीने, 3 महीने या हद 6 महीने। थोड़ी महंगाई, थोड़ी मुसीबतें, टूटी सड़कें, महंगा पेट्रोल, खंडहर शहर इस कौम को घुटने टिकवा, और ये शायद दुश्मन की जगह अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो, अपनी ही सरकार को दोष दे रही हो। और तो दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाने का मादा शायद इनमें ना हो, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर जरूर उतर आएंगे। और मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास इस चीज को मुझे बता रहा है, मैं तब कह रहा हूँ। तुर्क जब काबिज हुए थे ना, तो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हम ही थे, वो अपने साथ लेके नहीं आए थे। जजिया जरूर किसी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, लेकिन उस जजिया को गांव गांव से वसूल के ना, हर किसी के पीछे तुर्क नहीं घूमते थे कि खबर दे देते हो कि नहीं भैया इसने दिया इसने नहीं दिया। उसे वसूल के और फिरोज शाह तुगलक के खजाने में पहुंचाने वाले हम ही थे, कोई बाहर से नहीं आए थे। गुलामी को एंजॉय करना, उसका फायदा उठाना बड़े बेहतरीन तरीके से हमें आता है। तो भैया औरंगजेब के मनसबदार भी जो यहीं के थे, और गोरों के हुक्मबरदार भी यहीं के थे, और भैया उन कायदों की परंपरा वर्तमान में भी मौजूद है, कहीं गई नहीं है। अगर कल को चीन काबिज हो लेना, तो मैं कह देता हूं, तो बहुत लोगों को ये बात बुरी लग जाती है, मैंने कहा चीन काबिज हो ले तो यकीन करिए हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी जो चीनियों की भाषा है ना मंदारिन, वो सिखाने का प्रयत्न करेंगे, स्कूलों में भेजेंगे महंगी फीस देके, क्योंकि उसे सीख जाने के बाद कन्फर्म होगा कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। भाड़ में गया देश, भाड़ में गई आज़ादी। अंग्रेजी ने ऐसे ही पैर पसारे थे इस देश, कोई आश्चर्यजनक बात पुनः नहीं कह रहा मैं। या फिर आज आप ये दावा कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो अब बदल गए, हम पहले जैसे नहीं रहे, हम अपने पुरखों से अलग हैं, हम भी यजीदियों, यहूदियों, यूक्रेनियों की तरह लड़ लेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम लड़ने लायक हैं। क्या वाकई हैं? क्या हम दावा कर सकते हैं कि अपनी उम्र के अंत तक हम लड़ेंगे और उसके बाद अपने हथियार अपनी अगली पीढ़ी को दे के कहेंगे कि तुम्हें आज़ादी के लिए लड़ना है? क्या कर पाएंगे एक कौम के तौर पे हम? क्या लगता है कर पाएंगे? या फिर फ्रांस की तरह जर्मनी के आगे घुटनों पे आएंगे और उसके बाद जो फ्रांस के साथ हुआ 16 से 60 वो तुम्हारे साथ होगा, और इतिहास में हुआ भी है। तो दोस्त तय आपको करना है कि जीना है या जिंदा रहना। जीना है तो थोड़ा सर उठा के भी जीना सीखिए। अपनी कौम में उदाहरण नहीं है तो दुनिया में तमाम और कौमें हैं, उनसे ही सीख लीजिए। और कुछ और नहीं कर पाए तो कम से कम ये रोने की आदत छोड़ दीजिए। हाँ ये आएगा हमें खा जाएगा, वो आएगा हमें तबाह कर देगा, ये नपुंसकता जो ओढ़ रखी है तबाह ये कर देगी, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और तबाह इसी ने किया है, यकीन मानिए हमेशा से तबाह इसी ने किया है, कोई दूसरा हमें तबाह नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो देश में 70 साल में इस कौम ने विकास किया है, भरपेट रोटी आई है, एक जीवन स्तर सुधरा है, गाड़ियाँ गांव-गांव पहुंची हैं, सड़कें गांव-गांव पहुंची हैं, और जैसे जैसे भव्यता आई है, जीवन को आसानी आई है, वैसे वैसे हमारा लड़ने का मादा खत्म हुआ। और अब इस सब के बीच में, सुख सुविधाओं के बीच में, हम किसी कीमत पे इनके बाहर जाके लड़ने को तैयार नहीं। ठीक है एक सभ्य देश कानून से चलता है, लेकिन जब कोई आपकी बहन का दुपट्टा खींच रहा हो ना, तो उस समय कानून का इंतजार नहीं किया जाता, उस हाथ को काटा जाता। और यकीन करें इसकी इजाज़त आपको कानून भी देता है इस देश का। और अगर ऐसी परिस्थिति में प्रतिरोध की जगह संरक्षण के लिए भागोगे अपने, तो यकीन करो ना दुपट्टा बचेगा ना बहन बचेगी। स्त्री का सामान्य स्वभाव है कि उसे अपने जैसे जनाने पुरुष पसंद नहीं आते, फिर चिल्लाते रहिए कि ये जहाद वो जहाद फलाना ढिमका। दूसरा जनाना वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? अगर इस कौम की कोई समस्या है और इतिहास से रही है तो इसकी कायरता है, और कायरता इस हद तक इसके अंदर घुस गई है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे निकलेगी, लेकिन उसे निकाले बगैर गुजारा भी नहीं।
उसे निकालना जरूरी है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। राम राम, वंदे मातरम।